नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सिविक्स के टॉप 20 MCQs जो आपके यूपी जीआईसी और पीजीटी डीएसएसबी पीजीटी की परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और यहीं से कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी जो आपके एग्जाम्स में बेनिफिट होंगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पूछा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और एग्ज़ाम में हम अक्सर नहीं जैसे वर्ड को इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं ताकि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ने हैं। पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए हीगल, सुख एवं दुख गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर और लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। एंजल्स जो है कि दोस्तों लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद नहीं बल्कि समाजवाद या साम्यवाद से संबंधित हैं, जो कि मार्क्स के साथ साथ ये भी जुड़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? बार्कर का, रूसो का, मार्क्स का, लॉक का। इसका सही जवाब हो जाएगा बार्कर का। और एक चीज़ आपको और बताएं दोस्तों, बार्कर ने सबसे अधिक प्लेटो पे जो है कि स्टडी की है, यानी उन पे बहुत अधिक रिसर्च की है। इसीलिए वो मानते हैं कि यूनानी अर्थात अरस्तु, प्लेटो, सुकरात से ही पॉलिटिकल थियरी का डेवलपमेंट होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो कि वहाँ पे आंसर आपको क्लियर ना हो, तो आपको अगर ऑप्शन उसमें बार्कर मिल जाए तो आप बार्कर को टिक करके आ जाइएगा। 90% चांसेस होते हैं कि बार्कर प्लेटो में या अरस्तु के संदर्भ में सही हो जाते हैं आंसर के रूप में। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। यह कथन किसका है? ब्राइस का, गेटल का, लास्की का या वुड्रो विल्सन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लास्की का। यहाँ पर लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, अर्थात मेरे साथ साथ समाज का भी भला होना चाहिए। अगर समाज जो है कि भला नहीं है, केवल मैं अपने स्वाद और अपने स्वार्थ की पूर्ति करता हूँ, तो ये सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाती है, जिसके घोर समर्थक के रूप में आइजिया बर्लिन का नाम आता है। जबकि यहाँ लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, पॉजिटिव लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है स्वतंत्रता के विचार से, न्याय के विचार से, समानता के विचार से या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो देखिए, संरक्षणात्मक अगर हम भेदभाव की बात करेंगे तो ये समानता के विचार से संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा है कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष संरक्षण, अर्थात सभी लोग विधि के समान तो हैं, विधि के समक्ष समान हैं, लेकिन कुछ विशेष लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों, इनको कुछ विशेष रियायत दे दी जाती है, यानी कि इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अगर ये सामान्य नियम से अलग हट के इनको कुछ विशेष नियम दिए जाते हैं तो वो सभी के साथ भेदभाव नहीं माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? J.S. मिल, F.A. हेयर, आइजिया बर्लिन या T.H. ग्रीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइजिया बर्लिन। लेकिन अगर प्योर रूप में पूछा जाए तो आइजिया बर्लिन निषेधात्मक स्वतंत्रता की तरफ से हैं, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? मतलब 20वीं शताब्दी में निगेटिव लिबर्टी को सबसे अधिक प्रमोट कौन करता है? आइजिया बर्लिन, C.B. मैकफर्सन, जॉन रॉल्स या चार्ल्स टेलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइजिया बर्लिन। चलिए आगे हम बात करते हैं। इनमें से किसने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? J.S. मिल, जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा J.S. मिल। इन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जो व्यक्ति को स्वयं प्रभावित करते हों, समाज को या परिवार को या दूसरे सदस्यों को प्रभावित न करते हों, ऐसे कार्यों को हम आत्मपरक में रखते हैं। और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो समाज को भी प्रभावित करते हैं, तो ऐसे कार्यों को हम
पर आत्मात्मक परख रखते हैं, यानी कि दूसरे पर ये प्रभाव डालता है। जैसे अगर आप किसी रूम में बैठ के अकेले सिगरेट पी रहे हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर हानि होगी, क्षति पहुंचेगी, तो आपको सिगरेट पीने से मना नहीं किया जाएगा क्योंकि आत्मपरख है। लेकिन अगर वही सिगरेट आप पब्लिक प्लेस, बस, रेलवे या किसी पार्क में पीते हैं जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, तो ऐसी जगह पे आपको सिगरेट पीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और वो अन्य परक यानी कि दूसरों पे असर डालने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? यानी हथियारों की संपूर्ण समाप्ति पर आधारित की यह बात कर रहा है। ऑप्शन है सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? अर्नेस्ट बी हैस, मार्गेनथाउ, पामर पार्किंस या ऑर्गेन्सकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्गेनथाउ, जो किससे संबंधित हैं? ये यथार्थवाद के विचारक हैं। किसके विचारक हैं दोस्तों? यथार्थवाद के, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपागम माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति का संतुलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कलेक्टिव सिक्योरिटी। और इस स्टेटमेंट के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा नाटो। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कोल्ड वार के दौरान 1949 में की गई थी और यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, सामूहिक सुरक्षा पर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है? भौतिक जीविता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह, सुरक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा। इन्होंने सुरक्षा को हार्ड पावर के अंतर्गत रखा है, जबकि ये सॉफ्ट पावर पे फोकस करते हैं। इसीलिए इन लोगों ने आर्थिक आत्मनिर्भरता या आर्थिक अंतर्निर्भरता पर ज़्यादा फोकस दिया है, जो उदारवाद, जो एक विचारधारा है या उपागम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उससे संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। यह कथन किसका है? रूसो का, बार्कर का, कैटलिन का, फास्टर का। सही जवाब हो जाएगा रूसो का, और रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन। और इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का, नए राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो सही जवाब हो जाएगा पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। और ये दोनों ही साम्यवाद उसने दार्शनिक वर्ग अर्थात राजा और क्षत्रिय वर्ग अर्थात सेना, इन दोनों पर ही लागू किया था। अर्थात राजा और सैनिक, ये दोनों वर्ग अपनी पत्नियां नहीं रखेंगे, अपनी संपत्ति नहीं रखेंगे, बल्कि वैश्य जो तीसरा वर्ग है, उत्पादक वर्ग, वो पत्नी और संपत्ति दोनों रख सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता में निम्न में से कौन सही नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार और पुरुष प्रधान परिवार। ये पुरुष प्रधान परिवार जो है कि गलत ऑप्शन होगा, यानी कि ये सही नहीं है, क्योंकि उसने न तो पुरुष प्रधान समाज और न मातृ प्रधान समाज की बात की है। उसने दोनों ही, पुरुष और नारी दोनों को समान अवसर दिए हैं, चाहे फिर वो शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक राजा बन जाए या अपने योग्य और कौशलता के माध्यम से वो सैनिक भी बन सकती है। तो यहाँ पर उसने राजा और सैनिक दोनों ही विभाग ओपन करे हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए। बस शिक्षा के स्तर को पार करिए और आप राजा ही बन सकते हैं या सैनिक भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज किसके दिखते हैं? उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का, या उक्त सभी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। प्लेटो के विचार में जो राजपत्नी और संपत्ति का साम्यवाद है, उसी को साम्यवाद से तुलना किया गया है और राज्य की उपयोगिता पर बल दिया गया है, और वहीं फांसीवादी विचारधारा भी है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज,
सर्वोदय। अब देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है कि गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड हैं, लेकिन जब हम गांधीवादी समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद का मतलब सभी का जो है कि कल्याण होना चाहिए, तो इसमें सर्वोदय को ही जो है कि सबसे अधिक एप्रोप्रिएट माना जाएगा। सर्वोदय मतलब सबका उदय, यानी कि सबका जो है कि उत्थान होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी, शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जो विजेता होगा उसी को विजिगीषु कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? रूसो, लास्की, ग्रीन, स्पेंसर। तो यहाँ पे रूसो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल विल की बात करता है, रियल विल की नहीं। अर्थात व्यक्ति की इच्छा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समाज की इच्छा या सामान्य इच्छा जो है कि महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? भगवत गीता में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है, या ऋग्वेद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुस्मृति में कहा गया है। और मनुस्मृति मौर्योत्तर काल की रचना मानी जाती है, जो राजा मनु के द्वारा लिखी गई है। इसमें सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत दोनों का ही वर्णन किया गया है। चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ आप बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।